नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं और फिक्स डिपॉजिट पर लगने वाले टैक्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको फिक्स डिपॉजिट पर एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। जिस फिक्स डिपॉजिट पर आप सोच रहे हैं कि आपको 7 से 8% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इफेक्टिवली हो सकता है कि आपको वहां पर टोटल 5% ही इंटरेस्ट प्राप्त हो। इस वीडियो में हम लोग फिक्स डिपॉजिट के बारे में सारे प्रोविजंस, सारे रूल्स डिटेल में जानेंगे और साथ में टैक्स इंप्लीकेशंस क्या क्या है फिक्स डिपॉजिट पर जो भी हम लोग इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एफडी क्यों करवाई जाती है, फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स किस तरह से लगता है। कुछ स्पेशल टाइप की फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं जहां पर कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट पर लोन फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल रहती है। लोन आप कितना ले सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिक्स डिपॉजिट पर आपका टीडीएस भी काटा जाता है, जो कि बैंक आपका टीडीएस काटते हैं और डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेमिट करते हैं। वो टीडीएस किस तरह से काटा जाता है और इस टीडीएस को अगर हम बचाना चाहें तो किस तरीके से बचा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट से अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है तो क्या आपको आईटीआर भरना जरूरी है, क्या कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है फिक्स डिपॉजिट के केस में। यहां पर हम ये भी बात करने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट में स्पेशल बेनिफिट्स क्या क्या दिए जाते हैं। हर इन्वेस्टमेंट के कुछ पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ दूसरी यूजफुल टिप्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में, और बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत सारे दूसरे कॉमन डाउट्स हैं वो भी हम यहां पर लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। फिक्स डिपॉजिट जो है इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही पॉपुलर माध्यम है। कारण सिर्फ यही है कि यहां पर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पूरी तरह से सेफ होता है, सिक्योर होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी इस फिक्स डिपॉजिट पर आपको एक इंश्योरेंस देती है जो कि पर बैंक पर पैन होता है 5 लाख रुपए का। और ये जो डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस होता है ये आपके सारे तरह के डिपॉजिट पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, टर्म डिपॉजिट हो। इस तरह के जितने भी डिपॉजिट अकाउंट आपके होंगे वहां पर ओवरऑल आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है। अब इंश्योरेंस का यहाँ पर्पज ये रहता है कि अगर किसी वजह से वो बैंक डूब जाता है उस केस में आपका 5 लाख रुपए इंश्योर्ड रहता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ये आपका पैसा आपको वो वापस देते हैं। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट पर आपको अश्योर्ड रिटर्न्स दी जाती हैं जो कि लगभग 7 से 8% के बीच में रहती हैं। ओवरऑल फिक्स्ड रिटर्न्स के साथ साथ आपके पास टेन्योर की भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप ये जो फिक्स डिपॉजिट है मिनिमम 7 दिन की करवा सकते हैं और मैक्सिमम 10 साल तक की करवा सकते हैं। टेन्योर की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट की भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप मिनिमम 1000 रुपए से स्टार्ट करके मैक्सिमम जितनी भी अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट आप करवाना चाहें करवा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फिक्स डिपॉजिट के बारे में जो कि है टैक्स लायबिलिटी का, कि फिक्स डिपॉजिट पर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करने वाले हैं उस पर आपको टैक्स किस तरह से लगने वाला है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो कि रहेगा 1/4/2024 से 31/3/2025 तक। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की असेसमेंट ईयर रहेगी 2025-26, यानी कि 31/3/2025 तक जो भी इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करने वाले हैं उसकी आईटीआर आप 31 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। अब इंडिया में दो तरह की टैक्स रिजीम काम करती हैं, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब फिक्स डिपॉजिट पर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे उस पर 0% टैक्स भी लग सकता है और 30% टैक्स भी लग सकता है। अब इसका क्या मतलब है कि बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा और 30% भी लग सकता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि फिक्स डिपॉजिट पर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है और ये आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है। अब इंडिया में ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या सिस्टम है कि 10 लाख से ऊपर जैसे ही आपकी इनकम जाएगी आप पर लगता है 30% टैक्स 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पर। और न्यू टैक्स रिजीम में भी कुछ ऐसा ही प्रोविजन है, अगर 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो उस केस में लगता है 30% टैक्स। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 10 लाख या 15 लाख से ज्यादा आपकी इनकम ऑलरेडी है तो फिक्स डिपॉजिट पर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे वो इंटरेस्ट इनकम आपकी दूसरी इनकम में ऐड हो जाएगी और उसके बाद आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। तो अगर आप 20% या 30% वाली टैक्स लायबिलिटी में ऑलरेडी आ रहे हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम पर भी वही 20% या 30%
30% टैक्स देना होगा। तो 30% टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। कारण यही है, मान लीजिए कोई बैंक आपको 7% ऑफर कर रहा है और 30% टैक्स देने के बाद आपको बचते हैं 4.90%। और इंडिया में इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 6% के आसपास रहती है। तो फ्यूचर में हमारे पैसे की बाइंग पावर लगातार कम हो रही है। तो हम इन्फ्लेशन के साथ कैलकुलेट करें तो 1.10% नेगेटिव रिटर्न जो हमें प्राप्त हो रही है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति हायर टैक्स स्लैब्स में आता है उसके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करने वाला है और उसकी टोटल इनकम इस इंटरेस्ट इनकम को मिलाकर 5 लाख रुपए तक है तो उस केस में यहां पर जीरो टैक्स पे करना होता है, किसी तरह का टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर कोई व्यक्ति न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल कर रहा है और उसकी टोटल इनकम जो है 7 लाख रुपए हो रही है इस फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट को मिलाकर, तो उस केस में उसे किसी भी तरह का टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार टैक्स स्लैब्स को भी देख लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की जो आपकी इनकम है उस पर 5% टैक्स होता है। ये जो 5% टैक्स है ये बनता है आपका 12,500 रुपए। लेकिन इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 87A, इसके अंडर आपका 12,500 रुपए जो है ये छोड़ दिया जाता है। तो 5 लाख रुपए तक इफेक्टिवली आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ता है। इसके बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% टैक्स लगता है। 10 लाख से ऊपर की जो भी आपकी इनकम है उस पर 30% टैक्स लगता है। न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो पहले 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख तक जो भी आपकी इनकम है उस पर आपका रहता है 5% टैक्स। ये 5% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 25,000 रुपए। और इनकम टैक्स का सेक्शन 87A न्यू टैक्स रिजीम में आपको छूट देता है 25,000 रुपए की। तो इफेक्टिवली 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको किसी भी तरह का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है 7 लाख से 10 लाख वाली जो भी आपकी इनकम है उस पर आपका टैक्स लगेगा 10%। 10 लाख से 12 लाख के बीच में जो भी आपकी इनकम है उस पर टैक्स लगेगा 15%। 12 लाख से 15 लाख के बीच में जो भी इनकम है उस पर 20% टैक्स है। और 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है न्यू टैक्स रिजीम में उस पर 30% टैक्स आपको लगाया जाता है। तो यहां पर एंड पॉइंट यही है कि आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं उतना ही टैक्स आपको देना होगा फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम पर। अब फिक्स्ड डिपॉजिट पर कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं। कुछ स्पेशल तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट्स होती हैं जिन्हें टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स कहा जाता है। यहां पर ये मिनिमम 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपकी बना दी जाती हैं और यहां पर लॉक इन रहता है 5 साल का। 5 साल तक आप इस पैसे को नहीं निकाल पाते हैं। और यहां पर इस फिक्स्ड डिपॉजिट को जब आप बनाएंगे तो सेक्शन 80C के अंडर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी कि सेक्शन 80C के अंडर इतनी इनकम आपकी माइनस हो जाएगी टोटल इनकम से और उसके बाद बची हुई इनकम पर ही आपको टैक्स देना होता है। यहां पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस साल आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई है उसी साल आपको ये सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलने वाला है। एग्जांपल के लिए जैसे हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने इस साल 3 लाख की एक टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट करवा ली है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। तो मैं यहां पर सेक्शन 80C के अंडर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। लेकिन बचा हुआ 1.5 लाख जो है ऐसा नहीं है कि मैं 25-26 में अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको क्लेम कर सकता हूं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। तो टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं तो रेकमेंडेड यही है कि मैक्सिमम जितनी आपको डिडक्शन क्लेम करनी है उतने की ही फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएं, क्योंकि यहां पर लॉक इन पीरियड काफी बड़ा है। अब अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर लोन फैसिलिटी कैसे काम करती है। यहां पर आपको एक सिक्योर्ड लोन ऑफर कर दिया जाता है। आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट की जितनी भी अमाउंट होती है उसका 90% तक आप लोन के रूप में ले सके हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एक फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रखी थी और अचानक से आपको पैसों की आवश्यकता होती है तो आप इस 1 लाख रुपए पर 90,000 रुपए लोन ले लेते हैं और आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है। अब हमें लोन पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो अगर हमने फिक्स्ड डिपॉजिट 7% पर करवाई है तो लोन पर हमें देना होगा 8% इंटरेस्ट रेट। तो 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है जब आप फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन करवाते हैं। लेकिन टैक्स सेविंग जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट आप ये लोन नहीं ले सकते हैं। इस लोन की खास बात यह है कि आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देनी पड़ती और अचानक आपको पैसों की आवश्यकता पड़ी तो आपको अपनी एफडी भी नहीं तोड़वानी पड़ेगी। इस लोन को आप ब्रांच में जाकर भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग वगैरह के माध्यम से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर टीडीएस जो कटता है वो बैंक काटता है और किस तरीके से काटता है। यहाँ पर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में बैंक को आपका टीडीएस काटना होता है। सीनियर सिटीजन के केस में ये जो 40,000 वाली लिमिट है ये थोड़ी ज्यादा है, उनके लिए ये लिमिट हो जाती है 50,000 रुपए। अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड ऑलरेडी फीडेड है तो उस केस में 10% टीडीएस आपका कट जाता है और अकाउंट में
में अगर पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में आपका टीडीएस कट जाता है 20%। क्योंकि कोई पैन आपका नहीं है, किसी भी पैन में ये पैसा आपका टीडीएस जमा नहीं हो पाएगा और ये 20% आपको रिफंड भी नहीं दिया जा सकता। ये 20% आपको रिफंड भी नहीं प्राप्त होने वाला है। अब बैंक जो भी टीडीएस काटता है तो उसका एक टीडीएस सर्टिफिकेट देता है जो कि आप अपनी बैंक ब्रांच से प्राप्त कर सकते हैं जहां भी आपकी फिक्स डिपॉजिट मेंटेन हो रखी है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर अगर हमारी इंटरेस्ट इनकम 40,000 या 50,000 का जो कैप है उसको अगर पार भी कर जाती है तो उस केस में भी हमारा टीडीएस नहीं काटा जाता है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा काम करना होता है कि अगर हमारी टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, जो कि रहती है 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए, और अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ पर ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहती है 3 लाख रुपए। इससे कम है अगर हमारी टोटल इनकम, तो उस केस में हम बैंक में फॉर्म जमा करवा सकते हैं 15G या 15H। कोई व्यक्ति जिसकी एज 60 साल से कम है वो 15G फॉर्म जमा करवाता है, कोई व्यक्ति 60 साल या उससे ज्यादा का है तो वो 15H फॉर्म जमा करवाता है। ये जो फॉर्म है ये बेसिकली एक अंडरटेकिंग होती है कि हमारी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, हमारी टोटल इनकम टैक्सेबल है ही नहीं, कृपया हमारा टीडीएस नहीं काटा जाए ताकि हमें बाद में आईटीआर फिल नहीं करनी पड़े। ये फॉर्म जब आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद बैंक जो है आपका टीडीएस काटना बंद कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई इंटरेस्ट इनकम है तो क्या उसको आईटीआर जमा करवाना जरूरी है? यहाँ पर फिर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का ही कॉन्सेप्ट आता है। अगर किसी व्यक्ति की टोटल इनकम इंक्लूडिंग बैंक का इंटरेस्ट ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है। सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम 3 लाख से ज्यादा चली जाती है, सुपर सीनियर सिटीजन की 5 लाख से ज्यादा चली जाती है तो उस केस में आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ये हम बात कर रहे थे ओल्ड टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो अगर किसी व्यक्ति की टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है इंक्लूडिंग दिस इंटरेस्ट इनकम ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उस केस में उसे आईटीआर फाइल करना जरूरी है। किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए आपको आईटीआर जरूर फाइल करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई टीडीएस कट गया है, जो कि बैंक में हमने बताया कि 40,000 और 50,000 वाली एक लिमिट है, उसके ऊपर अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम आती है तो बैंक आपका टीडीएस काट लेते हैं, और बैंक ने आपका टीडीएस काट लिया है और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेमिट कर दिया है, तो उस केस में सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचता है कि आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, और आईटीआर फाइल करने के बाद ही आप उसका रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं और आपको इनकम टैक्स से एक एक्सप्लेनेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 10 लाख या उससे ज्यादा की, या फिर आप कैश में कोई फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की, तो ये दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस जो हैं बैंक रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है कि आपने आईटीआर फिल करी है या नहीं है। आपकी आईटीआर की इनकम के हिसाब से ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि आपकी ट्रांजैक्शन जेन्युइन है। अगर ये जेन्युइननेस प्रूव नहीं हो पाती है तो उस केस में आपको आईटीआर का सामना करना पड़ सकता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से चेक करेगा? मान लीजिए आपने 10 लाख की एक फिक्स डिपॉजिट करवाई है और आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। आईटीआर फाइल नहीं करने का मतलब है आपकी टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख है, उससे कम है। तो अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो आप 10 लाख रुपए अपनी फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए कहां से लेकर आए हैं, इसके लिए जस्टिफिकेशन आपसे मांगा जा सकता है। यही कारण है जिस वजह से कहा जाता है कि आपको अपनी आईटीआर जरूर फाइल करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में जस्टिफिकेशन प्रॉपर्ली दे पाएं। यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपको नोटिस भेजेगा तो वो आपसे इस पैसे का सोर्स पूछेगा। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये पैसा आपके पास कहां से आया है, कोई पुरानी कैपिटल है या फिर कोई गिफ्ट आया है या कोई लोन है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रॉपर एविडेंस इसका दे देना है और बस इतना ही काम आपको करना है। लेकिन अगर आप इसको प्रूव नहीं कर पाए तो ये सारी अनडिस्क्लोज्ड इनकम आपकी मानी जाएगी और उस केस में आप पर हैवी पेनल्टी इंपोज की जा सकती है, और जो पेनल्टी लगेगी उस पर इंटरेस्ट भी इंपोज किया जा सकता है। कुल मिलाकर आपको लगभग 83% 85% के आसपास जो है टोटल पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। अब सीनियर सिटीजन्स को टीडीएस में कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं। जैसा कि हमने बात की, पहली चीज तो ये कि मिनिमम जो है 50,000 तक अगर आपकी इनकम रहती है, इंटरेस्ट इनकम, तो 50,000 रुपए तक आपका टीडीएस नहीं काटा जाता। दूसरी चीज, सेक्शन 80 टीटीबी ये कहता है कि 50,000 रुपए तक की जो टोटल इनकम है किसी सीनियर सिटीजन की, इंटरेस्ट इनकम जो है, उसको इनकम टैक्स से पूरी तरह से वेव रखा जाता है। अब इस 50,000 रुपए में सेविंग बैंक भी आ जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी आ जाते हैं। जो टोटल इंटरेस्ट इनकम उनकी होगी वो सारी वेव कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजीम में है और उसकी इनकम 5 लाख रुपए तक तो वैसे ही वेव है, उसके बाद अगर 50,000 रुपए उसकी इंटरेस्ट इनकम है तो वो भी यहाँ पर उसको छूट दे दी जाती है। तो टोटल 5,50,000 रुपए तक ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन को टैक्स की पूरी तरह से छूट प्राप्त
प्राप्त हो जाती है। न्यू टैक्स रिजीम में इस सेक्शन 80 टीटीबी का फायदा नहीं दिया जाता है, लेकिन वहां पर ऑलरेडी बेसिक लिमिट जो है वो 7 लाख रुपए है। 7 लाख रुपए तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है। हर दूसरी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट की तरह फिक्स डिपॉजिट के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला क्या है कि यहाँ पर अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाते हो तो बहुत लंबा लॉक इन पीरियड है, 5 साल का लॉक इन पीरियड है। आजकल मार्केट में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं, ELSS वगैरह, जहां पर आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है और लॉक इन पीरियड भी 3 ही साल का है। और ये टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के केस में लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इस फिक्स डिपॉजिट को 5 साल तक ब्रेक भी नहीं करवा सकते, इस पर किसी तरह का लोन भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि आप एक छोटी सी पेनल्टी पे करेंगे, आप अपनी फिक्स डिपॉजिट को तोड़वा सकते हैं, या फिर अगर उसको तोड़वाना नहीं चाहते तो किसी अर्जेंसी के केस में आप उस फिक्स डिपॉजिट पर लोन भी ले सकते हैं। जब आप किसी फिक्स डिपॉजिट को तोड़वाते हैं तो उस पर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए पेनल्टी देनी होती है। ये लगभग 1% तक जा सकती है। अगर SBI की बात करें तो SBI 5 लाख रुपए तक 0.50% पेनल्टी लेता है और 5 लाख से ऊपर 1% पेनल्टी आपको लगाई जाती है। अगला बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर रिटर्न काफी कम दी जाती हैं, जो कि लगभग 7 से 8% रहती हैं। आप दूसरी इन्वेस्टमेंट प्लान्स को देखो, जैसे कि इक्विटी को देखो, शेयर मार्केट को, गोल्ड को, म्यूचुअल फंड को, रियल एस्टेट को, लगभग 14-15% रिटर्न जो है आपको लगभग सभी तरह की इन्वेस्टमेंट्स में प्राप्त हो जाती हैं। तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो फिक्स डिपॉजिट में काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये हमारा फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता अगर हम टैक्स को बीच में अकाउंट में लेते हैं। जैसा कि हमने पीछे बात की, अगर कोई व्यक्ति 30% टैक्स स्लैब में आता है तो वहां पर उसका 7% जो इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट का वो इफेक्टिवली 4.90% ही रह जाता है। इन्फ्लेशन 6% तो -1.1% रिटर्न जो है डिलीवर कर पा रही है फिक्स डिपॉजिट, अगर इन्फ्लेशन को भी अकाउंट में लेते हैं। और अगर किसी वजह से साल के शुरुआत में आपका TDS डिडक्ट हो जाता है तो TDS का रिफंड करने के लिए आपको पूरा साल वेट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा उसके बाद असेसमेंट ईयर में हम लोग ITR फाइल करेंगे, उसके बाद ही इस TDS का रिफंड लिया जा सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले, जब भी आप एक फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये फिक्स डिपॉजिट का पैसा कहां से आया है, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। अगर कोई सैलरीड व्यक्ति है और हायर टैक्स स्लैब में आता है तो वो 2 बार 3 बार एक बार कैलकुलेशन कर ले कि भाई उसको एक्चुअल में पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने वाली हैं या नहीं मिलने वाली है, अगर वो टैक्स को अकाउंट में लेता है। हाउसवाइफ्स जो हैं जो फिक्स डिपॉजिट करवा रही हैं तो उनको ITR जरूर फाइल करना चाहिए। ITR अगर फाइल नहीं करते हैं तो जो भी मेन अर्निंग व्यक्ति होगा वहां पर क्लबिंग का प्रोविजन है, तो उस केस में भी आपको हायर टैक्स स्लैब में टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको कोशिश करनी है कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो 10 लाख से कम की ही रखें, क्योंकि 10 लाख से ऊपर फिक्स डिपॉजिट जब जाएगी उसी केस में बैंक आपकी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। आप जितनी ट्रांजैक्शन चाहें उतनी कर सकते हैं, बस वो ट्रांजैक्शन जो है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग जस्टिफाई होनी चाहिए। अब एक बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है कि इनकम टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है फिक्स डिपॉजिट पर। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लीजिए आपने एक 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाई और आप ये मान के बैठे हैं कि हमें तो इंटरेस्ट इनकम जो है 5 साल बाद मिलेगी और उसी समय हमें इस पर टैक्स भी भरना होगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी कि एक तरह से क्वार्टरली हर 3 महीने बाद उसकी पेमेंट आपको हो जाती है। आपकी फिक्स डिपॉजिट चाहे 5 साल में मैच्योर हो, लेकिन हर 3 महीने बाद आपको उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट मिल जाती है और आपको एक्चुअल पैसा भले ही 5 साल बाद मिले, लेकिन हर साल उस इंटरेस्ट पर आपको टैक्स जरूर भरना पड़ेगा। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए ये टैक्स कितना बनेगा उसके लिए आपको संपर्क करना होगा अपने बैंकर को, और वो आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दे देता है और उसी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के आधार पर आपको अपनी ITR फाइल करनी होती है। फिक्स डिपॉजिट का जो टेन्योर है ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, 7 दिन से 10 साल तक आप जितने भी टेन्योर की फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड है, कुछ स्पेशल फिक्स डिपॉजिट्स बैंक ऑफर करते हैं, जैसे कि 444 दिन की, 399 दिन की, इस तरह से उन पर आपको कुछ स्पेशल रेट ऑफर किया जाता है। तो इन स्पेशल फिक्स डिपॉजिट्स के माध्यम से आप कुछ एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट को आप करवाना चाहते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि ब्रांच जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन ही करवा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से। और ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट बनवाने के साथ साथ आप इस फिक्स डिपॉजिट पर ऑनलाइन ही लोन भी ले सकते हैं। किसी अर्जेंट सिचुएशन में आप इस फिक्स डिपॉजिट को ऑनलाइन ही तुड़वा भी सकते हैं। समय से पहले अगर आप फिक्स डिपॉजिट तुड़वाते हैं तो आपको इस पर पेनल्टी देनी होती है, जो कि रहती है 0.50% से 1% तक कितनी भी हो सकती है। ये पेनल्टी आपके इंटरेस्ट पर लगाई जाती है। मान लीजिए किसी फिक्स डिपॉजिट पर एक 7%
4% इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाना था, तो जितने समय के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट रखी, मान लीजिए आप पर 1% पेनल्टी लगा दी गई, जब आपने तुड़वाया तो टोटल 6% इंटरेस्ट आपको पे किया जाएगा। तो एक्चुअल में ये पेनल्टी आपके प्रिंसिपल पर नहीं लगाई जाती है, सिर्फ इंटरेस्ट पर ही लगाई जाती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको लोग मिस कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट में आपको नॉमिनेशन जरूर करवाना चाहिए। किसी मिस हैपनिंग के केस में आपका जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा है वो किसको मिलेगा, यही नॉमिनी रहता है, इसी को नॉमिनेशन कहा जाता है। रेकमेंडेड यही रहता है कि जब आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उसी समय इसमें एक नॉमिनेशन भी करवा दीजिए। माइनर के नाम पे फिक्स डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं तो आपको कुछ ध्यान रखना है, उस फिक्स डिपॉजिट पर जो भी इंटरेस्ट इनकम आपको अर्न होने वाली है वो गार्जियन या नेचुरल गार्जियन या लीगल गार्जियन जो भी है उसी की इनकम में काउंट की जाती है। और माइनर की फिक्स डिपॉजिट जो कि 18 साल से छोटे हैं उसके साथ एक गार्जियन अटैच होना मैंडेटरी होता है। जैसा कि हमने बात की कि क्वार्टरली इंटरेस्ट अप्लाई किया जाता है आपकी फिक्स डिपॉजिट पर, और उस इंटरेस्ट की डिटेल लेने के लिए आप बैंक से टीडीएस सर्टिफिकेट मांग सकते हैं और इसी टीडीएस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है। हालांकि बैंक जो है इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं और आपकी इस इंटरेस्ट इनकम की जानकारी जो है वो आपको फॉर्म 16A में मिल जाएगी, या फिर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर फॉर्म 26AS पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाती है। तो ये थी एक डिटेल्ड जानकारी फिक्स डिपॉजिट के बारे में। जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे प्रोविजंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। दिस इज पवनदीप सिंह साइनिंग ऑफ।